साथियों नमस्कार। हम फिर से आ गए हैं आप लोगों के बीच में घटना चक्र जो जनवरी से मार्च तक का करंट अफेयर्स था, उसका दूसरा भाग लेकर के। तो स्वागत है आप सभी का। और आज हम देखते हैं कि पार्ट नंबर 2 में जो जनवरी से लेकर मार्च तक की जो सभी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, और यह है घटना चक्र का डिजिटल रूप में जो बुक छपी है उसका डिजिटल रूप है। तो हम उसी को देख रहे हैं। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। सर थोड़ा इधर आइए, देखिए ये ठीक नहीं हो रहा बोर्ड। तो ठीक है साथियों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। पहला सवाल हम देखते हैं। एशिया पावर इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक है? तो उसमें भारत की जो रैंक है 4th रैंक है। और पहले पर कौन है साथियों? यूएसए यानी अमेरिका आपका है। दूसरे पर चीन है। तीसरे पर जापान है और चौथे पर अपना देश भारत है। और आगे सवाल की बात करते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? जो सतर्कता आयोग समिति है, आयोग है, वह किस समिति के आधार पर की गई थी साथियों? वह 1964 में संथानम समिति के सिफारिश पर की गई थी। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? इस समय जो सतर्कता आयुक्त हैं हमारे सुरेश पटेल, उनका नाम है सुरेश पटेल। और ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी ONGC का प्रमुख कौन है? तो वह अभी हाल ही में बनी है अलका मित्तल। भारत की नवीनतम महारत्न कंपनी कौन सी है? पावर फाइनेंस लिमिटेड। अब जो रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? VK त्रिपाठी। और आगे देखते हैं। तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? यह साथियों वियना में है। ओपेक जो है, ये जो तेल निर्यातक देश हैं उनका आपस में एक बहुत बड़ा संगठन है। तो उसका जो मुख्यालय कहाँ पर? वियना ऑस्ट्रिया में है। इफ़को का नया अध्यक्ष किसे बनाया है? दिलीप सिंघानी। इफ़को के बारे में आप जानते होंगे, यह उर्वरक बनाने वाली कंपनी है। उत्तर प्रदेश में इफ़को जो है फूलपुर इलाहाबाद के पास यानी प्रयागराज में है। और इसके कुछ भाग देखते हैं, इधर छूट रहे हैं, उन्हें देखते हैं। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो वह दिया गया है शिक्षा से संबंधित जो है प्रथम फाउंडेशन, उसका नाम है प्रथम फाउंडेशन। तो प्रथम फाउंडेशन को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। और विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। ये सब हमने जनवरी के महीने की जो डेली करंट अफेयर्स की पढ़ाते थे पहले, तो उसमें हमने सबका वर्णन किए हैं। तो आप एक नज़र में पढ़ते चलिए। ब्रेल दिवस के बारे में हम तभी बताए थे। ब्रेल दिवस, एक ब्रेल नाम के वैज्ञानिक थे, उनका जयंती होती है उस दिन। तो उसी दिन 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है। जो ब्रेल नाम लुई ब्रेल उनका पूरा नाम था, लुई ब्रेल। इन्होंने क्या किया था, जो व्यक्ति अंधे होते हैं, जो जिनको आँखों से दिखाई नहीं देता है, तो उनको पढ़ने के लिए अपने हाथों से इस अनुसार उनको पढ़ना लिखना सिखाया जाता है कि बिना आँखों के एक अंदाज यानी अनुमान के आधार पर सीख सकते हैं। तो ऐसी लिपि को ब्रेल लिपि कहा जाता है। तो ब्रेल लिपि दिवस 4 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, क्योंकि गांधी जी साउथ अफ्रीका से उसी दिन भारत वापस आए थे। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को और हिंदी दिवस 14 सितंबर को। इसको काफ़ी ख्याल रखिएगा। अगर पूछता है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। और हिंदी दिवस
14 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। स्टार्टअप सप्ताह 10 जनवरी से 16 जनवरी के बीच मनाया गया और पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया गया है और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को और राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। और प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था 10 जनवरी 1975 को नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। और हम इधर साइड के पहले देख लेते हैं। 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 के लिए किसे दिया गया? यह दिया गया है दामोदर मौजा, कोंकणी भाषा की है और ज्ञानपीठ पुरस्कार 27 भाषाओं के लिए जो दिया जाता है। तो 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 2022 का, वह दिया गया है दामोदर मौजा को। जी, दामोदर मौजा को। और आगे हम देखते हैं 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 के लिए किसको दिया गया था? यानी जो 97वां है वह दामोदर मौजा को दिया गया और जो 2021 का 56 वाला था नंबर, वो नीलमणि फुफ्फड़ को दिया गया था, जो असमी भाषा से संबंधित थी, असम भाषा। और ये किस भाषा से संबंधित है? कोंकणी भाषा से। हिंदी साहित्य में अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? वह है दया प्रकाश सिन्हा और उनकी एक नाटक है सम्राट अशोक, उसी के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। और इसके बारे में जान लें, यह जो पुरस्कार है 24 भाषाओं में दिया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का नवीनतम सदस्य कौन है? IMF जो है इसके सदस्य कौन है? अंडोरा, जो 190वां सदस्य हैं। इसके पहले मतलब 189 लोग बन चुके थे, वो 190वें नंबर के हैं अंडोरा। SDR का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेशल ड्राइंग राइट। यह है IMF की मुद्रा है। SDR जो होती है IMF की मुद्रा होती है। SDR में ये इकोनॉमिक से जुड़े सभी पार्ट हैं। तो SDR में शामिल नवीनतम मुद्रा कौन सी है? वह है युआन, डॉलर, पाउंड, यूरो, येन, युआन। इसके पहले जो सब जुड़े थे, डॉलर था, पाउंड था और यूरो था और येन थे। और अभी हाल फिलहाल में जो जुड़ा है उसका नाम है युआन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली उप प्रबंध निदेशक कौन है? वह है गीता गोपीनाथ। और पद्म विभूषण पुरस्कार 2022, जो पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 का दिया गया है उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। 4 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है 2022 का। नंबर एक पे हैं आपके प्रभा अत्रे, जो कला से रिलेटेड हैं। और नंबर 2 है राधेश्याम खेमका, इन्होंने साहित्य और शिक्षा से प्राप्त किया है। और नंबर 3 आपके हैं जनरल बिपिन रावत, जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, जो भारत के पहले CDS थे, उनको मिला है। और कल्याण सिंह, जिनका अभी 6-7 महीने पहले मृत्यु हो गई, उनको दिया गया है। तो पद्म विभूषण पुरस्कार पाने वाले 4 व्यक्ति हैं। पहले पे हैं आपके प्रभा अत्रे, राधेश्याम खेमका, जनरल बिपिन रावत और कल्याण सिंह। इन 4 लोगों को मिला है
पद्म विभूषण। और पद्म भूषण पुरस्कार की बात करें तो 2022 का जो पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है? यह 17 लोगों को इस बार दिया गया है 2022 में। पहले पर हैं आपके गुलाम नबी आज़ाद, सत्यनारायण नडेला माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित हैं, और सुंदर पिचाई जो गूगल के CEO हैं उन्हें मिला है, और साइरस पूनावाला जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, जो ये दवा बनाने वाली कंपनी है आपकी सीरम इंस्टीट्यूट, उसके जो पूनावाले साइरस पूनावाले उनको भी मिला है यह पुरस्कार। पद्म भूषण पुरस्कार देवेंद्र झाझरिया भाला फेंक से संबंधित है, खिलाड़ी हैं ये। और बुद्धदेव भट्टाचार्य जी हैं, और गुरमीत बावा हैं, विक्टर बनर्जी हैं, राजीव महर्षि हैं, और नटराजन चंद्रशेखर हैं, कृष्ण एला, सुचित्रा एला, और मधुर जाफरी और राशिद खान है। और कुछ नाम बचे हुए उन्हें हम देखते हैं। ये हैं स्वामी सच्चिदानंद हैं, इनको भी मिला है। और वशिष्ठ त्रिपाठी हैं, संजय राजाराम हैं, और सुश्री प्रतिभा राय हैं, इन सभी को मिला है। और हम पद्मश्री पुरस्कार के बारे में बात कर लेते हैं। जो पद्मश्री पुरस्कार है यह कितने लोगों को दिया गया है? यह 107 लोगों को दिया गया है। 107 लोगों को दिया गया है। ये तो लिस्ट काफ़ी बड़ी हो जाएगी, लेकिन जो प्रमुख लोग हैं हम उनको देख लेते हैं। सोनू निगम जो कि गायक हैं, इनको दिया गया है। सोनू निगम को। अवनी लेखारा शूटिंग खेल और राजस्थान से रिलेटेड हैं। वंदना कटारिया को दिया गया है, हॉकी खेल से संबंधित हैं, उत्तराखंड की रहने वाली हैं। और नीरज चोपड़ा भाला फेंक के लिए जो ये अभी जो ओलंपिक खेल हुए थे उसमें भाला फेंक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, हरियाणा से रिलेटेड हैं नीरज चोपड़ा। और प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन खेल से रिलेटेड हैं, उड़ीसा के हैं ये। वहाँ पर हमने देखे जो प्रमुख पुरस्कार थे, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री, तीनों के बारे में देखे। तो और उसके आगे अब हम देखते हैं यहाँ पर आगे का प्रश्न। विश्व में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश कौन सा है? वह है हमारा प्यारा भारत। भारत जो है सदियों से मसाले के उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक, निर्यातक और दुनिया में इसी के लिए जाना जाने वाला देश, जिसकी लालच में अंग्रेज भी यहाँ तक आए थे, और आए तो व्यापार ही करने थे, सबको ही पता है। लेकिन यहाँ की स्थिति देखकर वो कैसे बस और यहाँ पर रह गए। फिलहाल आगे बात करते हैं। विश्व का मसालों का कटोरा किस देश को कहा जाता है? वह भी भारत को कहा जाता है। भारत में मसालों का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक कहा जाता है? तो वह है हमारा केरल। केरल को मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक कहा जाता है। कोयले के प्रमुख प्रदूषक सूचकांकों के लिए कौन सा एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया गया है? जो पोर्टल लॉन्च किया गया है उसका नाम है कोयला दर्पण। और सुपेस पोर्टल का संबंध किससे संबंधित है? यह साथियों सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। कार्डमम हिल यानी इलायची की जो पहाड़ियाँ हैं कहाँ स्थित हैं? यह केरल में है। हाल ही में कहाँ के केसर और लौंग को GI टैग दिया गया है? केसर कश्मीर का और लौंग जो है कन्याकुमारी का, इनको GI टैग मिला हुआ है। GI टैग जो साथियों हमारा कन्याकुमारी है, हम कन्याकुमारी के बारे में साथियों जो कन्याकुमारी है, हम कन्याकुमारी के बारे में थोड़ा देखते हैं। कन्याकुमारी जो हमारा किस राज्य में पड़ेगा? यह तमिलनाडु में पड़ेगा। कहाँ से गड़बड़ा गया?
हाँ देखते हैं, कन्याकुमारी जो है किस राज्य में पड़ेगा? तमिलनाडु में। कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ता है। जो जीआई टैग का दर्जा इसे मिला है क्योंकि यह लौंग उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य है हमारे देश का। यह हर साल क्या क्या है, 1,000 टन, 1,000 मीट्रिक टन, 1,000 मीट्रिक टन का उत्पादन लौंग का हर साल यह करता है। और जो पूरे भारत का कुल लौंग उत्पादन देख लें तो पूरे भारत में 1,100 मीट्रिक टन का उत्पादन किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं 1,000 यह पूरा अकेले करता है और पूरा भारत का जो लौंग उत्पादन है वह 1,100 मीट्रिक टन है। तो कितना उत्पादन होता है, इसलिए इसे जीआई टैग का दर्जा कन्याकुमारी को दिया गया है। आगे का सवाल हम देखते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो यह हुआ जनवरी 1949 में। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण के बाद 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1980 में। यानी सबसे पहले 14 बैंक किए गए थे, उसके बाद 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और किया गया था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब हुआ था? 1 जुलाई 1955 को। पहले जो एसबीआई आज है उसका नाम जो पहले था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और उसको 1955 में बदल कर दिया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो तब से चल रहा है। यानी जो एसबीआई है वह 1 जुलाई 1955 से जाना जाता है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किन किन बैंकों से मिलकर बनी थी? तो वह बनी थी कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे। डल झील में एटीएम किस बैंक के द्वारा स्थापित किया गया है? वह भी एसबीआई के द्वारा किया गया है। जो डल झील है वहाँ पर डल झील में एक एटीएम बनाया गया है जो तैरने वाला एटीएम है। तो वो एसबीआई का ही एटीएम है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वह है दिनेश कुमार खारा। विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कौन है? वह है कजाकिस्तान। स्थल रुद्ध यानी ऐसे देश जिन्हें बोला जाता है, जैसे यहाँ पर कोई देश है और इसके साइड साइड में सब तरफ देश है, इधर कोई भी देश है, इधर कोई भी देश है, जिसकी सीमा ये जो बीच में पड़ा है, मान लीजिए कजाकिस्तान है और इसकी सीमा किसी भी समुद्री रास्ते से नहीं लगती। मान लीजिए कल से इसे कोई संकट पड़े या इसे व्यापार करना है तो ये समुद्र का उपयोग कहीं कर ही नहीं सकता, इसके पास समुद्र है नहीं। यानी जिसे हम बोल सकते हैं लैंड लॉक, तो उसे लैंड लॉक कहा जाता है या हिंदी में स्थल रुद्ध कह सकते हैं। हाल ही में हाल ही में कजाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन बना है? इस्माइलोव। ताशकंद समझौता कहाँ हुआ था? उज़्बेकिस्तान में। ताशकंद जो समझौता हुआ था वह उज़्बेकिस्तान में हुआ था। और डस्तलिक युद्धाभ्यास भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच हुआ है। और खंजर युद्धाभ्यास भारत और किर्गिस्तान। ये जो किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, ये जो हैं मध्य एशिया के देश हैं। इसमें 5 देश आते हैं, यही जो तान वाले देश हैं यही सब हैं। काजिंद युद्धाभ्यास भारत और कजाकिस्तान। अल नगाह युद्धाभ्यास भारत और ओमान। कुछ मिटाना पड़ेगा मुझे।
संप्रति युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। और एक्वेरिन युद्धाभ्यास भारत और मालदीव के मध्य हुआ था, और जो युद्धाभ्यास है उनके बारे में हम देख रहे हैं। और ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा चलाया गया था? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन सर्द हवा। विश्व सीमा शुल्क संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उसका मुख्यालय साथियों ब्रुसेल्स, बेल्जियम में पड़ेगा, वहाँ पर है। आगे देखते हैं, वस्तु और सेवा कर जीएसटी किस सूची का विषय है? तो यह है साथियों समवर्ती सूची। हाल ही में वीर बाल दिवस कब मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो पहली बार 26 दिसंबर से वीर बाल दिवस मनाया जाएगा 2022 में। विश्व एंटी डंपिंग एजेंसी वाडा का मुख्यालय कहाँ पर है? मॉन्ट्रियल, कनाडा में पड़ेगा। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में किस लिए हुआ था? तो यह हुआ था ओजोन परत क्षरण के रोकने के लिए, जो आपकी ओजोन परत होती है उसके संक्षरण के लिए यानी संरक्षण के लिए, जिससे वह उसको नुकसान ना पहुँचे, तो उसके लिए यह बैठक हुई थी, प्रोटोकॉल हुआ था। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो वह है साथियों केरल में। और 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात वाले कौन से राज्य हैं? तो सर्वाधिक लिंगानुपात यानी जो है सबसे अधिक महिलाएं 1000 पुरुषों पर, सबसे अधिक महिलाएं कहाँ पर हैं? तो वह पड़ेगा आपका केरला में। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है वह है हरियाणा। लिंगानुपात जो निकाला जाता है 1000 पुरुषों पर देखा जाता है कि कितनी महिलाएं होती हैं। और आगे सवाल देखते हैं, भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो वह है साथियों 8। भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? वह हैं 6। और साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है? तो यह है 24 भाषाओं के लिए साथियों। और ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है? वह 23 भाषाओं के लिए, यानी साहित्य अकादमी 24 और ज्ञानपीठ पुरस्कार 23 भाषाओं के लिए दिया जाता है। और भारत के संविधान में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो वह हैं 22 भाषाएं। भारत में मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी, जो बाद में और जोड़ करके वर्तमान में अब 22 भाषाएं हो गई हैं। पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 4 व्यक्तियों को दिया गया है, जिसे अभी हमने पहले बता चुके हैं कि बिपिन रावत हैं और कल्याण सिंह हैं इत्यादि, सबका नाम हम बताए थे अभी पहले। हाल ही में किस दिव्यांग खिलाड़ी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? वह है देवेंद्र झझरिया, इनका भी नाम बताए थे। हाल ही में नीरज चोपड़ा को पद्म पुरस्कार दिया गया है, वह कौन सा था? पद्म श्री। जो पद्म पुरस्कार है उनमें 3 श्रेणियां हैं ना, अभी हम पीछे बताए थे, तो उसमें से नीरज चोपड़ा को पद्म श्री वाला मिला है। पद्म भूषण, पद्म श्री, पद्म विभूषण 3 होते हैं, तो उनको पद्म श्री मिला है। हाल ही में किन 2 अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के सीईओ को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट से हैं और सुंदर पिचाई गूगल से संबंधित हैं। इन दोनों को यह सम्मान दिया गया है पद्म भूषण। इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नफ्ताली बेनेट, जो पहले थे कौन? बेंजामिन नेतन्याहू, वो हट गए हैं, अब इस समय नफ्ताली बेनेट हैं, जो भारत की यात्रा पर आने वाले थे अभी हाल ही 2-4 दिन के अंदर, लेकिन उनको कोरोना हो गया है और उनका आना स्थगित हो गया है। देखिए अब आगे चल कर कब आते हैं। इजराइल की सीमा किस सागर से लगती है? तो इजराइल की सीमा साथियों भूमध्य सागर से सटी हुई है। और 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में किस राज्य के वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? वह आंध्र प्रदेश में है। कलिंग रत्न